हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय सुहाना उठकर जल्दी जल्दी सारे काम करना शुरू करती है और किचन में नाश्ता बनाने लगती है। तभी हॉल से उसकी सास सुमती आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ बहू, नाश्ते में मूली के पराठे बना दियो धनिया की चटनी के साथ, और हाँ, इलायची वाली चाय भी बनाइयो मेरे लिए। हाँ माँ जी, बना रही हूँ। वो इतना बोलती ही है कि तभी किचन में उसका देवर अबीर आकर बोलता है, भाभी मैं नहाने जा रहा हूँ, आज मेरे लिए पास्ता बना देना। हाँ, मेरी शर्ट भी प्रेस कर देना प्लीज। अच्छा देवर जी, और कुछ? नहीं भाभी, अरे हाँ, वो भैया आपको आवाज लगा रहे थे, शायद उनका वॉलेट नहीं मिल रहा, देख लेना आप। इतना कहकर वो चला जाता है और सुहाना गुस्से में आकर बोलती है, किसी को मूली का पराठा खाना है तो किसी को पास्ता खाना है। सुबह सुबह उठकर इतने सारे काम करती हूँ। अरे कभी कोई मुझसे भी पूछ लो कि मुझे क्या खाना है। घर की बड़ी बहू हूँ, ये एहसास तो मुझे होना कब का बंद हो गया है। ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो। हाय, अरे बहू, नाश्ता ले आएगी या पड़ोसी के घर चली जाऊँ नाश्ता करने? बस थोड़ी देर और माँ जी। सुहाना जल्दी कर, बुढ़िया 2 बार ऑर्डर दे चुकी है, तीसरी बार में आवाज नहीं देगी, सीधा मेरे मायके कॉल कर देगी और ताने देगी। इतना कहकर वो जल्दी से नाश्ता तैयार करती है और टेबल पर लगा देती है और सभी अरे खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मेरी सुमती चाय में चाय का इलायची एक डालने घूंट को कहा लेकर था मैंने। बोलती है, बहू, अरे सुबह सुबह कानों में रुई ठूस लेती है क्या? मेरी चाय में इलायची डालने को कहा था मैंने। इलायची तो दूर, इसमें दूध भी कम डाला है तूने। वो माँ जी मैंने बराबर सुना था, पर इलायची खत्म हो गई थी तो क्या करती। भाभी मैंने पास्ता बनाने को कहा था, टेबल पर तो मुझे कुछ पास्ते जैसा दिखाई ही नहीं दे रहा, पास्ता भी खत्म हो गया क्या? वो मूली के पराठे बनाने में ही सारा टाइम चला गया, इसलिए नहीं बना पाई। आज यही खा लो, कल खा लेना वो। अरे मेरा वॉलेट कहाँ रखा है? पूरे रूम में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। कमरे में नहीं, हॉल में टेबल पर रखा है। अरे कल आप नहीं तो पार्सल वाले को पैसे देकर अपना पर्स यहीं छोड़ दिया था। आपको कुछ ध्यान रहता है या नहीं? आप बस यही चाहते हैं कि सारी चीजें मैं आपके हाथों में ला कर दूं। अरे क्या क्या देखूं मैं? अरे ठीक है, शांत हो जाओ। चल अबीर, मीटिंग के लिए बाहर भी जाना है। माँ, आज आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, चलते हैं। इतना कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी उसकी सास सुमती अपनी बहू को देखते हुए बोलती है, बहू, तुझे हो क्या गया है सुबह सुबह? किस बात का गुस्सा निकाल रही थी दीपक पर? अरे तुझे पता है ना, उसे अपनी चीजों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। वो तो अच्छा है उसने कुछ कहा नहीं, वरना सुबह सुबह कलेश हो जाता। तो माँ जी आप ही बताइए ना, मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अरे घर में इतना सारा काम होता है, ऊपर से सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, वो अलग। अब मैं अकेली क्या क्या करूँ? अरे मैं भी तो थक जाती हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, ऊपर से कोई मेरा हाथ बटाने वाला भी तो नहीं है। तो तू चाहती क्या है? तेरे रहते घर में मैं काम करूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जैसे मेरे आने से आपको आराम मिला है, वैसे थोड़ा आराम पाने का हक तो मेरा भी है। देवर जी की शादी करवाने की सोचो, देवरानी आएगी तो मुझे आराम तो मिलेगा, कम से कम मेरे नसीब में भी थोड़ा चैन होगा। सुहाना की बात सुनकर सुमती भी इस बारे में सोचने लगती है और अबीर के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है और सुमती की छोटी बहू की तलाश आर्या नाम की लड़की पर आकर खत्म होती है और वो अपने अबीर की शादी उससे करवा देती है। और इस शादी से सबसे ज्यादा खुश होती है सुहाना, जिसके कारण वो अपनी देवरानी का स्वागत बड़ी धूमधाम से करती है और उस रात सोते वक्त खुद से बोलती है, चल सुहाना, आराम की नींद सो जा, अब तो तेरी देवरानी आ गई है, सारा काम वही करेगी। भगवान तूने तो कृपा कर दी मुझ पे, अब तो मुझे काम की चिंता नहीं है, सारा काम मेरी देवरानी करेगी। इतना बोलकर वो सो जाती है और अगली सुबह देर तक सोती रहती है। तभी दीपक और सुमती उसके कमरे में आकर बोलते हैं, बहू, ओ बहू, अरे कौन से ख्यालों में खोई है? जो उठेगी तो टूट जाएंगे, अब उठ भी जा। क्या हो गया माँ जी, सोने दो ना। सुहाना, अरे आज इतनी नींद क्यों आ रही है तुम्हें? जल्दी उठो, वरना मुझे भूखे पेट ही ऑफिस जाना होगा। अरे माँ जी क्या हो गया? अभी तक देवरानी जी उठी नहीं क्या? मुझे तो लगा नाश्ता आज वही बनाएंगी। अरे तेरी अकल पर ताले पड़ गए हैं क्या? नई बहू आई नहीं कि उसे चूल्हा चौका करने भेज दूं किचन में? चल अब उठ।
और जल्दी कुछ बना। चल सुहाना, उठ जा, बन जा भाई। जी माँ जी, जा रही हूँ। जिसके बाद वो किचन की तरफ चली जाती है और शाम को जब वो अपनी छत से कपड़े उतार कर नीचे ला रही होती है तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी आर्या उसे आकर संभाल लेती है और बोलती है, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से अजीब सा लग रहा है और ये चक्कर भी बार बार आ रहे हैं। बहू कहीं तू। सुमति की ये बात सुनकर सुहाना वॉशरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है और बाहर आकर वो सबको ये खुशखबरी देती है। तभी सुमति उसे गले लगा लेती है और देखते ही देखते 5 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन जब सुहाना दीपक के साथ रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक जा रही होती है तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सुहाना को बहुत चोट आती है, जिस वजह से उसका मिसकैरेज भी हो जाता है और घर की खुशियों को नजर लग जाती है। कुछ समय बाद जब आर्या अपनी माँ बनने की खुशखबरी सबको सुनाती है तो सुमति बोलती है, हाय छोटी बहू, तुझे किसी की नजर ना लग जाए। ये खुशखबरी देकर तो तूने मेरी सोई हुई आस को जगा दिया। ओ नलायक, अब तू बाप बनने वाला है, थोड़ा जिम्मेदार हो जा। भैया आपके और भाभी के रहते मुझे जिम्मेदार होने की क्या जरूरत, क्यों भाभी? जी देवर जी। सुहाना अब तक अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाई थी और आर्या के लिए सबको खुश होता देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से उसकी सास और घर के बाकी लोग आर्या का हर वक्त ख्याल रखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन आर्या अपनी अलमारी साफ कर रही होती है, तभी सुहाना और सुमति उसके लिए जूस लेकर आते हैं और सुमति बोलती है, बहू ये सब तो क्या कर रही है? ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। पर माँ जी, अभी तो बस 2 महीने ही हुए हैं और आर्या ये सब काम कर तो सकती है। बड़ी बहू, मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ, लेकिन सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी ना। एक बार अपने घर के वारिस का मुंह देखना चाहती हूँ, इसलिए छोटी बहू जितना आराम करे उतना उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है माँ जी, बस थोड़ा सा काम है, अभी हो जाएगा। मैंने कहा ना, छोड़ ये सब और पहले ये जूस पी। बड़ी बहू, जरा इसकी अलमारी में ये कपड़े लगा दे और तू देख क्या रही है, जल्दी से इसे पी। अपनी सास को अपनी गर्भवती देवरानी की इतनी केयर करता देखकर सुहाना को बहुत जलन होती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, हद हो गई, देवरानी जी कुछ तो करती ही नहीं है। अरे सारा काम करने के लिए उनकी नौकरानी, उनकी जेठानी जो बैठी है, उसने सबको खुशखबरी क्या दे दी। सब मेरे दुख को तो जैसे भूल ही गए हैं। लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अपनी देवरानी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। और इस तरह उसमें अपने गर्भवती देवरानी के लिए जलन पैदा होने लगती है, जिसके बाद से वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन आर्या और सुमति हॉल में बैठी होती है, तभी आर्या बोलती है, माँ जी, वो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो समय है खाने का, जो मन में आए वो खा। बड़ी बहू, ओ सुहाना बहू। हाँ कहिए माँ जी। वो इसका ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो तू एक काम कर, चटपटी आलू चाट बना ले आज। क्यों नहीं, ऐसा चटपटा बनाऊंगी ना कि दोबारा खाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है माँ जी, मैं बना देती। इतना कहकर वो किचन में जाती है और आलू चाट बनाते हुए उसमें ढेर सारी लाल मिर्च डालती है और तब तक दीपक और अबीर भी घर आते हैं। फिर सुहाना आलू चाट लेकर आर्या को देते हुए बोलती है, ये लीजिए देवरानी जी, आपकी फरमाइश की चटपटी आलू चाट। क्या बात है, तुम्हारी बड़ी फरमाइश पूरी की जा रही है, मैं भी टेस्ट करता हूँ। इतना सुनते ही सुहाना डर जाती है और उसके कुछ कहने से पहले ही अबीर तीखी चाट को खा लेता है। खाते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से पानी पीकर बोलता है, आर्या, इसे बिल्कुल मत खाना, ये चटपटी कम तीखी ज्यादा है। बहू, ये क्या बोल रहा है अबीर? तूने इसमें मिर्च डाली है? अरे तू इस हालत में इसे तीखा कैसे खिला सकती है? आखिर किस बात की जलन है तुझे? सुहाना, दिमाग ठिकाने पर है या नहीं?
ऐसे भी क्या जलन, अगर आर्या ये खा लेती तो सोचा है उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बच्चा आपका भी तो कुछ लगता है ना, फिर आप। क्योंकि जो खुशी तुम्हें मिलने वाली है वो मेरी झोली में आते आते रह गई। सबको सिर्फ तुम्हारी पड़ी है, तुम्हारी चिंता है, मेरी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, जलती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इस कोख से भी, और ये सब मैंने जानबूझकर किया। ये सब सुनकर दीपक उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी आर्या उसे रोककर बोलती है। नहीं भैया, मैं दीदी की हालत समझ सकती हूँ। उनके साथ जो हुआ उसके कारण उन्हें मुझसे जलन होना लाजमी है, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हुई और जलन के मारे तो मैंने तुम्हारी कोख में पल रहे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहा। फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है आर्या, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वो उसके गले लग जाती है और आर्या भी उसे माफ कर देती है। जिसके कुछ समय बाद आर्या को एक बेटी होती है और दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहने लगते हैं। सुबह का खूबसूरत वक्त है। जया अपनी बेटी कोमल, अरे रुकिए, कोमल नहीं, वेनिला के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए बोलती है। अरे कोमल उठ जा, कितनी देर तक सोएगी? हे भगवान, लोग कहते हैं कि जिनके घर बेटियां होती हैं वो अपनी माँ का दुख समझती है और उनकी काम में मदद करती हैं, लेकिन ये लड़की, मैंने सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म कर लिया और ये है कि अब तक घोड़े बेचकर सो रही है। कोमल, ओ कोमल, उठ जल्दी, पक्का इसने देर रात तक सास बहू के शक्की नाटक देखे होंगे। माँ क्या है, सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। और क्या आप ये बार बार कोमल कोमल कर रही हो? मेरा नाम कोमल नहीं वेनिला है। ये कोमल तो बड़ा पुराने जमाने का नाम है। तुझे मेरा दिया नाम पसंद नहीं है तो फिर बचपन से ही अपना खुद का नाम रख लेती ना, फिर चाहे वनीला या फिर पानीला। माँ देखो, मजाक मत बनाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं खामखा कुछ तोड़ फोड़ करूँगी। मैं तेरा गुस्सा देखने नहीं आई यहाँ। इस बार अगर तूने कुछ भी किया ना तो मैं तेरे सास बहू के सीरियल की कोकिला बन जाऊंगी। और तुझे तो याद भी नहीं होगा कि आज तेरे भैया के लिए लड़की देखने जाना है हमें। चल जल्दी से रेडी हो जा। देखा, कोमल उर्फ वेनिला एक ऐसी लड़की है जिसका बीपी यानी कि गुस्सा बिना बात भी 7वें आसमान पर पहुंच ही जाता है। अपनी माँ के कहने पर वो रेडी होती है, जिसके बाद जया अपने बेटे राहुल और बेटी कोमल के साथ लड़की वालों के घर आती है, जहाँ प्रिया अपनी माँ के कहे अनुसार उनका स्वागत करती है, जिसे देखकर जया बोलती है। जी बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। माँ, क्या आप भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह सोची जा रही हो? अरे नेताओं की तरह सोचो ना, घर संभालना देश संभालने बराबर है। पहले इससे पूछो इसे खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं। वारे मेरी गुणी औलाद, खुद को तो 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनानी तक नहीं आती और तेरे कहने पर मैं अपनी होने वाली बहू से सवाल करूं? चुपचाप अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ जा, समझी? इस तरह दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ जया उसका स्वागत करते हुए बोलती है। बहू, कलश पर पैर लगाकर अंदर आ जा, आज से तू इस घर की लक्ष्मी है। माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि भाभी धन कुबेर भंडार साथ लेकर आई हो। आई बड़ी लक्ष्मी। अब तुझे सीरियल की नंदों की तरह बीच में टपकने की आदत भी हो गई है क्या? या फिर तुझे जलन हो रही है? और अगर जलन हो रही है तो जाकर फ्रिज में बैठ जा, थोड़ी ठंडक मिलेगी तुझे। माँ जी, कोमल दीदी को ऐसे मत बोलिए, जाने दीजिए ना। देख, तू जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले हंस रही थी ना, वही तेरे हक में बोल रही है। सीख अपनी भाभी से कुछ। माँ बस करो, और भाभी आप भी अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। क्या कहा था मैंने कि मुझे कोमल दीदी मत कहा करो। सबसे पहले तो ये जान लो कि मेरा नाम कोमल नहीं वेनिला है, और आइंदा से मुझे दीदी मत कहना क्योंकि मैं भैया से छोटी। देखा, अपने मन में कुछ भी कल्पना करने वाली कोमल किस तरह अपनी भाभी के साथ रूखा बर्ताव करके वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन प्रिया तड़के सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, जिसके बाद वो अपनी नंद के कमरे में चाय लेकर जाती है और उससे बोलती है। कोमल, कोमल, अरे यार मैं तो भूल ही गई, कल कोमल ने मुझे अपना दूसरा नाम बताया था। क्या नाम था?
हाँ याद आया, सिंड्रेला। हाँ यही बताया था शायद। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, चाय लाई हूँ। अपनी भाभी के मुंह से सिंड्रेला नाम सुनकर कोमल को गुस्सा आता है और एक बार फिर वो अपने मन की कल्पना के कारण बिना कुछ सोचे समझे सन की नंद की तरह ड्रामा करते हुए बोलती है। अरे क्या है भाभी, और ये सिंड्रेला किसे बुला रही हो? तुम्हें और किसे? तुम्ही ने तो कहा था ना कल कि मैं तुम्हें कोमल नहीं सिंड्रेला बुलाऊं। अरे पागल हो गई हो क्या? मैंने कब कहा आपसे ये? अरे मेरा नाम वेनिला है, सिंड्रेला तो कार्टून में होती है। मुझे पता है तुम जानबूझकर मेरा नाम बिगाड़ रही हो ताकि कि मैं चिढ़ूं। नहीं नहीं वेनिला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस भूल गई थी, बस आगे से ध्यान रखूंगी। हे भगवान, किसी साइको ननद है, पता नहीं चलता कि कब किस बात पर परमाणु बम की तरह फट जाए। प्रिया चाय देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल के फोन पर उसकी सहेली चारू का फोन आता है और वो बोलती है। हेलो, कैसी है वेनिला तू? अरे पूछो मत, 2 दिन नहीं हुए भाभी को आए और नाम को लेकर इतनी बहस होती है ना कि क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो, चाय पियोगी क्या? अरे वेनिला, मैंने सुना है कि ये भाभियाँ ना बहुत चालबाज होती हैं और तूने तो अपनी भाभी से बहस कर लिया। देख कहीं चाय में कुछ मिला के ना लाई हो, समझी? चल बाय, मुझे क्लास जाना है। पहले से ही मन में बहुत कुछ सोचने वाली कोमल को अब अपनी सहेली की बातें सच लगने लगती है, जिसके बाद वो मानसिक रोगियों की तरह बिहेव करती है और किचन में अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है। भाभी ये चाय पहले तुम पियो। अरे लेकिन ये चाय तो मैंने तुम्हें पीने को दी थी, मैं तो चाय पी चुकी हूँ। अच्छा, यानी मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी। बताइए क्या डाला है आपने इस चाय में? चाय में क्या क्या डाला जाता है तुझे इतना भी नहीं पता क्या? चीनी, चाय पत्ती, इलायची, यही तो होता है। तू सुबह सुबह CID बनकर इतने सवाल क्यों कर रही है बहू से? क्योंकि माँ भाभी ने इस चाय में पक्का कुछ ना कुछ मिलाया है, जिसे पीकर मैं बीमार हो जाऊंगी और क्या पता मैं मर ही जाऊं। तभी तो मेरे इतना कहने पर भी ये चाय नहीं पी रही। कोमल, इस बार तेरा ज्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है ना कि तेरे दिमाग को शक के कीड़े ने पूरी तरह जकड़ लिया है, समझी? और ये तेरी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तू ना सास बहू के नाटक देखकर पगलाती जा रही है। बस करो माँ, मुझे गुस्सा मत दिखाओ। मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था कि किस तरह से बहू के आ जाने पर माँ बदल जाती है। माँ बेटी के बहस को खत्म करने के लिए प्रिया उस चाय को पी लेती है, जिसके बाद जया बोलती है। देख ले आंखें बाहर निकाल कर, बहू तेरे सामने है, वो भी सही सलामत। और अगर तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा चल रहा है ना तो खुद ही बना ले अपना खाना। बहू तू इसका खाना मत बनाइयो। माँ, आप कल की आई हुई भाभी से मेरी तुलना क्यों कर रही है? अरे मैं क्यों बनाऊं किचन में खड़े होकर खाना? मुझसे नहीं बनाया जाता। कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तो खाना ही तो बनाना है मुझे, और क्या करना है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शक के मिजाज और गुस्सैल स्वभाव की कोमल अपनी भाभी का कुछ भी बनाया खाना घर के सदस्यों के खाने के बाद ही खाना शुरू करती है। एक दिन वो किचन में पानी पीने जाती है और खुद से बोलती है। हाय, अब जाकर कहीं मेरी प्यास बुझी है और ये कैसी अजीब सी स्मेल है। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गैस पर जाती है, जो गलती से खुला छूट जाता है और ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है। माँ, माँ कहाँ हो? भाभी आप कहाँ हो? दोनों के दोनों अभी आओ। अब कौन सा नया ड्रामा सूझ गया तुझे? माँ देखो, आप तो खाना नहीं बनाती, भाभी ही बनाती है ना। इन्होंने जानबूझकर गैस खुला छोड़ा था ताकि जैसे ही मैं गैस ऑन करूँ, माचिस जलाऊं, मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा जल जाए। ये मुझे मारना चाहती हैं। माँ जी मैंने तो बंद किया था, लगता है गलती से छूट गया, सॉरी माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखिए। और कोमल, मुझे ये बता कि तू गैस जलाना ही क्यों चाहती थी? और ये छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ मत बनाया कर। माँ, आपको मेरी बात छोटी लग रही है? अगर आज मुझे कुछ हो जाता, आप बैठकर रोती, वो ज्यादा अच्छा होता। पगला गई है तू? सास बहू के नाटक का तुझ पर भूत सवार हो गया है ज्यादा। माँ जी मुझे लगता है हमें कोमल को ना मानसिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। न जाने इसे क्या हो जाता है, पल भर में इसे गुस्सा आ जाता है और शक का तो पूछिए ही मत, साइको की तरह बर्ताव है इसका। क्या कहा भाभी आपने? मैं साइको नंदू? हाँ देख ही रही हूँ, तेरी सन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तू मानसिक रोगी हो गई है। कल तू डॉक्टर के पास चलेगी। अगले ही दिन वो कोमल को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे बोलता है कि कोमल बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर दोनों समझ जाती हैं कि कोमल बस हर बात पर नाटक करती है।
जिसके बाद वो घर आते हैं और कोमल का नाटक देखना बंद कर देते हैं। साथ ही उसके किसी भी सन की बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी साइको हरकतें खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा और कबीर की शादी को 1 साल हो गया था। राधा बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास सरला उसके लिए गुलाब जामुन बना कर लाती है और अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ये ले बहू, जो तेरे काम है वो मुझे करने पड़ रहे हैं, ले खा ले इसे और बता कैसा है। मैं तो जब काम करती तेरे लिए, जब तू मुझे पोता या पोती देती, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं। अरे माँ जी, मुझे गुलाब जामुन बनाने नहीं आते, क्या करूँ? बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन मुझे घर के बने हुए खाने थे, इसलिए आपको इतना फोर्स किया मैंने बनाने के लिए। थैंक यू माँ जी। अब ये सब मत बोल और चुपचाप भर ले इसे, जैसा बनवाया है खा अब। जी माँ जी। इसमें इतनी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? अभी तो मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? नहीं, ये तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब मुंह क्यों बना रही है? खा क्यों नहीं रही? माँ जी, मुझे बहुत अजीब सी महक आ रही है, इसमें से उल्टी जैसा मन हो रहा है, मैं नहीं खा सकती। राधा ये बोलकर अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद वो बाहर आती है और सरला बोलती है, अभी तो इतना कह कह कर बनवाया तूने और अब उल्टी आ रही है मेरे गुलाब जामुन बिना खाए ही। नहीं माँ जी, क्या हो गया? 1-2 दिन से मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या तुझे उल्टी और चक्कर आ रहे हैं? इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बहू, तू माँ बनने वाली है। शुक्र है भगवान का, आपने मेरी सुन ली भगवान। माँ जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हमें पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, तेरे ये लक्षण माँ बनने के ही हैं। फिर भी अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो चल डॉक्टर के पास चल। यही तो मैंने कहा माँ जी। ये बोलकर सास बहू दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर राधा का चेकअप करती है और कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बोलती है, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। राधा, आप माँ बनने वाली हो, इट्स ट्रू। और अब माताजी, आपको अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। खूब अच्छी और हरी सब्जियाँ खिलानी है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, आपने सुना, आप दादी और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू ही नहीं मानी। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह दोनों घर वापस आती है और जैसे ही शाम को उसका पति कबीर आता है, तो राधा एक डॉल को लेकर उसके सामने जाती है और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती हुई बोलती है, ओ मेरा बच्चा, क्या हुआ? पापा की याद आ रही है? देखो पापा भी आने वाले हैं और देखो पापा आ भी गए। देखो ना कबीर, बेबी कब से आपका वेट कर रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? अरे मैं पूरे होश हवास में हूँ। अरे अब हमारा बच्चा आएगा तो उसे संभालने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। मतलब ये कि कबीर बेटा तू पापा बनने वाला है। सच माँ, मैं पापा, आप दादी और राधा तुम माँ। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। अब मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम देखना राधा, इसे मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ कबीर। राधा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ और अब माँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ जानती हूँ। इतना बोलकर कबीर उसे बिठा देता है और उसके लिए रसोई से जूस लेकर आता है और उसे पिलाता है। वक्त बीतता जाता है। राधा का 6ठा महीना चल रहा था। इसी बीच कबीर और सरला उसे बहुत प्यार से रखते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। उसे वक्त पर दवाई देते। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है, ऐसे बैठ जाती हूँ, बेबी को कंफर्टेबल फील होगा, उसे अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, बेबी ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, पैरों को ऐसे रख लेती हूँ। बेबी को कंफर्टेबल तो लग रहा है ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी को आराम नहीं मिल रहा। ये बोलकर राधा अलग अलग पोजीशन में बैठने लगती है और कभी कभी तो लेटकर करवटें लेती है। तभी उसकी सास ट्रे में चाय और दूध लेकर आती है और राधा उसे देखकर चाय उठाकर बोलती है, अरे वाह माँ जी, चाय! अच्छा हुआ जो आप ले आई, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। रख चाय, तेरे लिए नहीं है ये, वो मैं अपने लिए लाई हूँ। तू तो दूध पी, वरना बच्चा चाय पीकर चाय जैसा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर।
अब ठीक है, ये पी। माँ जी कैसा भी होगा तो अपना ही। ये भी ठीक है। अच्छा, कल तुझे कबीर के साथ सोनोग्राफी कराने जाना है, याद रखना, उठ जाना टाइम से। हाँ माँ जी, मुझे याद है। शाम को कबीर ऑफिस से घर आता है और राधा के गले लगकर फिर अपनी बेबी को किस करके बोलता है। तो कैसा रहा दिन मेरे बेबी के साथ? क्या मस्ती करी? अरे तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम्हारी माँ क्या समझती है मुझको? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना आता है। बेबी क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ ने कल मुझे जल्दी उठने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि मुझे उठकर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है। मतलब मैं तो जैसे भूल ही जाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं है कि सुबह तुम्हारे साथ जल्दी उठकर मुझे डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करवाने जाना है। अरे बेबी, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? गुस्सा नहीं करते, ऐसे बेबी पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा गुस्सा छोड़ो, तुमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी ना, लो अब खाकर खुश हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मैंगो आइसक्रीम खानी है, मेरा वही खाने का मन है। पर बेबी तुमने तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाने को कहा था। हाँ तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है ना ये खाने का। जाओ जाकर दूसरी लेकर आओ। तुम अपने बेबी का ध्यान भी नहीं रख सकते। देखो बेबी, पापा अभी से आपकी बात नहीं मान रहे। हे भगवान, मेरे बेबी को मेरे खिलाफ कर रही हो। ला रहा हूँ, अब बनो मत ज्यादा। कुछ देर बाद कबीर उसके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर लौटता है और उसे खाने को देता है। बेबी देखो, आपके पापा आपके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर आए हैं। अब मैं आपको जल्दी से खिलाती हूँ। जिसके बाद वो खुद सारी आइसक्रीम खाकर बोलती है, क्या हुआ बेबी, आपको पसंद नहीं आया मैंगो आइसक्रीम? ओह नो, यानी कि अब आपके पापा को फिर से जाना पड़ेगा। तुम ये क्या बातें कर रही हो मेरे बेबी से? पूरी आइसक्रीम चट कर गई और एक बार पूछा भी नहीं। देखो, अब बेबी कह रहा है कि उसका चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए गर्मा गर्म समोसे और भेलपुरी ले आओ, और वो भी तीखी वाली एकदम। चलो जल्दी से जाओ, वरना बेबी क्या सोचेगा कि कैसे पापा है उसके। अच्छा मेरी माँ, ला रहा हूँ। मेरे बच्चे को मेरे अगेंस्ट और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। जिसके बाद कबीर फिर बाहर जाता है और अपनी बीवी के लिए उसकी पसंद की चीजें लेकर आता है। अगले दिन वो कबीर के साथ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स आती है और नर्स उन्हें सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देती है, जिन्हें देखकर दोनों बोलते हैं, बेबी देखो ना, मेरे बेबी के लिप्स बिल्कुल मेरी तरह हैं। हाँ, और इसकी चीक्स और आइज मेरी तरह हैं। हाँ कबीर, हमारा बेबी कितना क्यूट है। सॉरी मैम, आपकी रिपोर्ट्स ये थी, वो गलती से किसी और की रिपोर्ट्स आपको दे दी थी। अच्छा लाओ वो दो। कबीर, हमारा बेबी, इसके लिप्स और आईज बिल्कुल हम दोनों पर गए हैं। हाँ, मेरा बेबी बिल्कुल पापा जैसा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। सॉरी मैम, फिर से गलत रिपोर्ट दे दी। पक्का यही है आपका बेबी? अच्छा कोई बात नहीं राधा, ये हमारा प्यारा बेबी। वो उस रिपोर्ट में अपने बेबी की तारीफ करते हुए देख ही रहे होते हैं कि नर्स फिर से दूसरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लाती है, जिसे सुनकर दोनों अपने अपने सर पर हाथ मारते हैं। इतने में ही डॉक्टर आकर उन्हें सही रिपोर्ट देती है। वक्त बीतता जाता है। राधा की पड़ोस की औरत उसे अपनी भयंकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में बताती है, जिसकी बात सुनकर वो डर जाती है। राधा का 9 महीना पूरा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसे एडमिट करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर कबीर पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता है और 2 दिन बाद घर लाकर कबीर उसके पैर के निशान एक कपड़े पर लेता है और सरला उन तीनों की आरती उतारकर घर में प्रवेश करवाती है और सब बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।